कंटिन्यू करते हैं बिजनेस साइकिल। लास्ट डे हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। एलएमएस में हमने आपको ग्रेट डिप्रेशन का कुछ वीडियो लिंक्स दिया है, क्या आपने वो देखा? नहीं देखा तो प्लीज़ देखो। आगे आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट। सबसे पहले तो बबल बस्ट को समझते हैं। देखो भाई, एक काम करो, समझ लो मैं बहुत ही रिच इंसान, वेरी वेरी रिच, वेरी वेरी रिच। और ये कैसे पता चलता है? मेरे पास जो सोना है, सोने का बॉल है, सोने का गोल्डन बॉल, और जितना पैसा में आता है इस बॉल का साइज और बड़ा होते चला जाता है। राइट? मैं क्या करता हूँ, अपना सारा कमाई को गोल्डन बॉल में कन्वर्ट करता हूँ। गोल्डन बॉल, गोल्ड खरीदता हूँ और बॉल के साइज को बड़ा करते रहता हूँ। ठीक है? तो दिस मीन्स कि आई एम रियली अ वेरी रिच फेलो। अब पता है, एक किसी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये इतना रईस हो ही नहीं सकता है, ये झूठ बोल रहा है, ये बॉल नहीं है, ये सिर्फ एक बबल है। मैं बोला नहीं भाई, ये गोल्ड का बॉल है, गोल्ड का इतना बड़ा बॉल है, बॉल, इसके अंदर में भी गोल्ड है। चलो ठीक है, मैं प्रिक करके देखता हूँ। कर ले भैया प्रिक। तो प्रिक करके देखा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये वाकई गोल्ड का बॉल है, गोल्ड बॉल। अब इमेजिन करो, अगर ये बॉल ना हो और बबल हो। वो बबल का मतलब तो आपको पता है ना, बबल गम जैसे अपने होता है, बबल गम में अपने कुछ फुलाते हैं। राइट? अब अगर बबल हो, वो बबल, तो देखने में बबल बड़ा लग रहा है, बट इसको जब भी हम प्रिक करेंगे वो बबल फट जाएगा। ठीक है? तो एक होता है रियल गोल्ड बॉल और एक होता है बबल बॉल, बबल बॉल। तो बबल बॉल जो है वो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा, बट क्या वो रियलिटी में कुछ है उसका वैल्यू? नहीं जी। तो ऐसा ही होता है इकोनॉमी में। आइए देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट। अब देखो, बबल बस्ट का अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ये रियलिटी में कुछ नहीं था, एक सिर्फ एक गुब्बारा था, बलून। राइट? बलून था भाई, बलून, रियलिटी में नहीं था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट ऑफ 2000, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज ऑफ बिजनेस साइकिल तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ये एक अलग सिचुएशन थी। ठीक है? एक फॉल्स बूम क्रिएट होता है दोस्त, फॉल्स बूम। बबल इज ऑलवेज फॉल्स। ठीक है? आइए देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी बबल और डॉट कॉम बबल roughly covered the period of 1997 to 2000। 1997 to 2000, ये डेट, ईयर याद रखना, डेट तो नहीं है, ईयर है, गलत बोला मैंने। ईयर 1997 टू 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल। पता क्या हो रहा था उस समय? हर कंपनी .com, www.सस्ता सुंदर.com। अरे सस्ता सुंदर को कोई नहीं जानता, बस जहां उसने .com लगाया उसको ऐसा लग रहा कि भाई रातों रात वो पूरा वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा कंपनी बन गया। उसका कहना था, अरे .com का पता पावर क्या है? क्या पावर है? मेरा भाई लंदन में बैठा हुआ है, वो मेरे दुकान को अगर देखना चाहे तो www.सस्तासुंदर.com। और पता है मैं यहाँ इस .com के इंटरनेशनल बिजनेस भी कर सकता हूँ। तो सब लोगों को एक नया चीज आया था, ये जो इंटरनेट जो आज हम लोग जानते हैं ना, .com, .in, तो एक नया रेवोल्यूशन था। लोगों को एकदम लग रहा था, अरे भाई क्या हो जाएगा? .com मतलब अपना दुकान कंप्यूटर में, कंप्यूटर में, अरे इंटरनेट में कैसे बनता है अपना दुकान? अरे दुकान खोल लो ना इंटरनेट में। अरे तो इंटरनेट में दुकान खोलने से क्या माल बिक जाएगा? बोला हाँ हाँ बिक जाएगा। अलग सिचुएशन था, नया सिचुएशन था। आज 2018 में हम हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझाना पड़ेगा कि इंटरनेट एंड .com का क्या वैल्यू है, यू नो इट। बट इमेजिन करो 1997 में, जब ये सब कुछ नया था, सब कुछ नया। उस समय कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कुछ नहीं था मेरे दोस्त। ठीक है? एक नया बात था .com का बात। आइए पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड
Many new internet-based companies, commonly referred as dot-com companies, were started. The low interest rates in 1998-1999 encouraged the startup internet companies to borrow from the markets. इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो आराम से मार्केट से पैसा उधार ले लो और अपना बिजनेस शुरू करो. ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड सीइंग वास्ट स्कोप इन दिस एरिया, एक तो इंटरनेट के एरिया में बड़ा वास्ट स्कोप नजर आ रहा था. वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब वो कैपिटलिस्ट जिनके बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा. वो क्या करते हैं, अपने पैसे देते हैं, वो खुद काम नहीं करते हैं. बोला भैया एक काम करो, तेरे को आइडिया है, तेरे पास तू आइडिया लगा, मैं पैसे लगाता हूँ, ठीक है, मुनाफा बांट लेंगे. तो इसे कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट. इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन दीज कंपनीज ड्यू टू एन ओवर ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट. मार्केट को ऐसा लग रहा था, अरे भैया एक तो मार्केट एकदम बूम में जा रहा, बूम, ओवर ऑप्टिमिज्म. इन्वेस्टर्स वर लेस कॉशियस. इन्वेस्टर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, अरे यार ठीक है यार, पैसे डालते जाओ, डाले जाओ. देयर वॉज अ ग्रेट राइज इन देयर स्टॉक प्राइसेस. जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसका स्टॉक प्राइसेस, 5 रुपया शेयर का दाम था, 50 रुपया हो गया, 10 गुना बढ़ गया. एंड इन general, it was noticed that companies could cause their stock prices to increase. ये बड़ा कमाल का बात मैं बोलने वाला हूँ. कल तक एक कंपनी थी, समझ लो लार्सन एंड टूब्रो, लार्सन एंड टूब्रो, और इसका शेयर प्राइस था समझ लो 80 रुपीज़. जैसे ही लार्सन एंड टूब्रो .com हुआ, इसका शेयर प्राइस हो गया 250. ये था मार्केट का फिनोमिनन, अजीब फिनोमिनन था. सिर्फ .com ऐड करने से, बिलीव मी, .com ऐड करते के साथ शेयर का प्राइस बढ़ गया. ठीक है जी. तो इट वाज नोटिस्ड दैट कंपनीज could cause their stock prices to increase by simply adding an e prefix to the name or a .com to an end. ई बिजनेस हो गया, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है, और .com टू दी एंड. अब आप पूछिए कि शेयर प्राइस का दाम बढ़ने से सर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, या किसी भी क्या फ़र्क पड़ता है शेयर का प्राइस बढ़ने से. अरे भैया कैसे फ़र्क नहीं पड़ता. अब आप एक छोटे से इन्वेस्टर हो, आपने लार्सन टूब्रो का 1000 शेयर खरीद रखा था, आपने खरीदा था 50 रुपये में. तो 50 रुपये में अगर आपने खरीदा था 1000 शेयर, तो आपका इन्वेस्टमेंट था 50 रुपये में, और .com ऐड होते के साथ इस शेयर का दाम हो गया 200 रुपये इंटू 4, तो आपका भी शेयर का दाम हो गया 2 लाख रुपये. अब अगर आप चाहो तो किसी को ये शेयर बेच सकते हो, यू कैन सेल द शेयर्स ऑफ L&T. तो आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 का इन्वेस्टमेंट 2 लाख का हो गया. तो आपको क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप खुशी नहीं मनाओगे, आप दिवाली नहीं मनाओगे, आप ईद नहीं मनाओगे. आपका देखा देखी बाकी लोग क्या 50 रुपया, अच्छा अभी 200 हो गया है, कल तक 200 था, आज 210 हो गया. ये प्राइस बढ़ते जा रहा है. तो दूसरे व्यक्ति जो, अरे यार अपना दोस्त बंसल, अरे यार बंसल की तो लॉटरी निकल गई यार, लार्सन टूब्रो का शेयर था उसके पास, 1000 शेयर था बंदे की, यार किस्मत खुल गई यार, 50,000 का शेयर यार 2 लाख दाम हो गया, और आज मेरे ख्याल से 2,10,20,000 रुपया हो गया. यार छोड़ सारा धंधा यार, शेयर पे इन्वेस्ट कर. वो मेंटालिटी होगी तो पूरा देश शेयर मार्केट में ढुक गया था. ठीक है जी. These companies offered their services or end products for free. Oh my God. With the expectation that they could build enough brand awareness to charge profitable rates for their services later. देखो दोस्त, ये जो 2000 में जो इन्होंने काम शुरू किया था ना, आज तो यही हो रहा है. तो 18 साल लग गए. ये गूगल वाले क्या करते हैं, फेसबुक वाले क्या करते हैं, यूट्यूब वाले क्या करते हैं, पहले आपको सब चीज़ फ्री का आदत डलवाते हैं. ये फेसबुक फ्री पे आपको आदत डलवाया, उसके बाद बड़े बड़े कंपनी से पैसे चार्ज कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए. यूट्यूब वाले भी यही कर रहे हैं. तो फ्री में पहले आदत डलवाओ, उसके बाद पैसे कमाओ. ईमेल भी जो आपको फ्री में दिया है ना दोस्त, ईमेल भी अगर आपको अभी गूगल का ड्राइव आ गया,
ड्राइव का में इतना जीबी तो फ्री है, उसके बाद पैसे। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। ये 2000 में इन लोगों ने यही सोचा था, उस समय बुरी तरह से पिट गए, बट टाइम लगा, कॉन्सेप्ट सही था, समय सही नहीं था। एज अ रिजल्ट दीज कंपनीज सॉ हाई ग्रोथ एंड अ टाइप ऑफ बबल डेवलप्ड। अब इनको ये उम्मीद हो गया था, अरे यार इंटरनेट का ज़माना है, मैं तो यार ऑल ओवर इंडिया माल बेच लूँगा यार, ऑल ओवर इंडिया। अभी तक तो मैं सिर्फ बंगाल में बिजनेस कर रहा था, अब मैं ऑल ओवर इंडिया में माल बेच लूँगा, तो मेरे इतने पैसे आ जाएंगे। अरे यार छोटे मोटे खर्चे के लिए मत सोचो, कमान कमान बॉयज़, पिकनिक होगा, पार्टी होंगे, स्टाफ के लिए चाय नाश्ता समोसा फ्री, खर्चा बढ़ा लो भाई। अरे एयर कंडीशनर नहीं अपने ऑफिस में, अरे व्हाट्स रॉन्ग, एयर कंडीशनर लगाओ, बढ़िया वाला लगाओ, वेटिंग रूम लगाओ, रिसेप्शन रूम बनाओ, इंटरनेशनल डिजाइन बनाओ, टाइल्स लगाओ, मार्बल उखाड़ो। तो ये सब काम होना शुरू हो गया, मतलब खर्चे बढ़ा लिए हम लोगों ने। द ग्रोथ ओवर प्रॉफिट्स मेंटालिटी लेट सम कंपनीज टू एंगेज इन लैविश इंटरनल स्पेंडिंग, जो मैंने अभी जस्ट कहा, सच एज इलेबोरेट बिजनेस फैसिलिटीज। दीज कंपनीज कुड नॉट सस्टेन लॉन्ग। खर्चा तो बढ़ा लिया, इनकम तो आया नहीं। द कोलैप्स ऑफ द बबल टुक प्लेस ड्यूरिंग 99 to 2001, मतलब 97 98, 2 साल लोगों ने जम के खर्चा किया, तीसरा साल हालत खराब। मेनी .com कंपनीज रैन आउट ऑफ कैपिटल एंड वर एक्वायर्ड और लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मीनिंग समझा चुका हूं आपको। नियरली हाफ ऑफ द .com कंपनीज वर आइदर शट डाउन और वर टेकन ओवर बाय अदर कंपनीज। ये आवाज क्या चीज का आ रहा है? Stock markets crashed and slowly the economies began feeling the downturn in their economic activities. चलिए दोस्तों, ये भी एक सिचुएशन था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल। अब आगे एक और नया सिचुएशन आएगा, रीसेंट एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल। बड़ा ही रीसेंट एग्जांपल है, इस रीसेंट को भी हो गया भैया 10 साल हो गया। रीसेंट एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल, that is global economic crisis, global economic crisis। और दोस्त मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से ही आज मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। दो 2008-9 में जो क्राइसिस नहीं होता तो शायद मैं कुछ अभी और कर रहा होता। चलो ये बात तो कभी बाद में बताएंगे। तो 2008-9 में क्राइसिस था और 2010 में मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में प्रवेश किया था। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रीसेंट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ओज इट्स ओरिजिन टू द यूएस फाइनेंशियल मार्केट। अमेरिका का फाइनेंशियल मार्केट के कारण पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। चलिए देखते हैं कैसे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट ऑफ 2000 तक तो ये टेक्नोलॉजी बबल तो पूरा बर्स्ट हो ही गया था, ठीक है जी। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये अमेरिका से काफ़ी एसोसिएटेड था, याद रखिएगा। द यूएस इकोनॉमी वेंट इनटू रिसेशन। तो देखो 2000 में जो टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यूएस के बहुत सारे पैसे लगे हुए थे टेक्नोलॉजी में, तो वो बबल बर्स्ट होने से अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में चला गया। आपको रिसेशन का मीनिंग अच्छे से पता है। इन ऑर्डर टू टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन, अब रिसेशन से निकलना, रिसेशन मतलब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसको ऊपर लेके जाना ग्राफ को। द यूएस फेडरल रिजर्व, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, तो वहाँ यूएस में द यूएस फेडरल रिजर्व, ठीक है, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको भी पता कि इंटरेस्ट रेट गिराने से क्या फ़ायदा होता है। इंटरेस्ट रेट गिराने से बहुत सारे व्यापारी लोन लेंगे, बिजनेस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो इकोनॉमी सुधरेगी। दिस लेड टू लार्ज लिक्विडिटी ऑफ मनी सप्लाई विद द बैंक्स विथ लोअर इंटरेस्ट रेट्स। क्योंकि आरबीआई अगर पैसे दे दे तो वहाँ का यूएस फेडरल ने पैसे दे दिए बहुत सारे बैंकों को। अब बहुत सारे बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, बात को समझिएगा, ठीक है। अब अगर बहुत सारा पैसा हो
वो अगर सही इस्तेमाल ना हो, वो पैसा था व्यापार करने के लिए। समझिएगा बात को। व्यापार नहीं करके हम लोगों ने बना लिया घर, हाउस। देखो, घर अलग चीज होता है, व्यापार अलग चीज होता है। और घर बना बना के घर का ही व्यापार कर लिया। फ्लैट्स में ही तेजी मंदी आ गई, प्रॉपर्टी मार्केट पे ही आदमी खरीद रहा है, बेच रहा है। तो ये पैसे का दुरुपयोग हुआ मेरे दोस्त। तो चलो ठीक है, लोअर इंटरेस्ट रेट में क्रेडिट बिकेम चीपर एंड द हाउस होल्ड्स इवन विद लो क्रेडिट वर्दीनेस, जिनका क्रेडिट वर्दीनेस मतलब रिपेइंग कैपेबिलिटी नहीं भी था, उनको भी पैसे मिले। और इनको पैसे मिले तो ये क्या किया, दे बिगैन टू बाय हाउसेस इन इंक्रीजिंग नंबर्स। बस यही गलती हो गया। लोन बहुत, व्यापारी को लोन देना चाहिए था, बिजनेसमैन को लोन देना चाहिए था, सबको लोन दे दिया। ठीक है। इंक्रीज्ड increased demand for houses led to increased prices for them। अब मैंने जैसे कहा, हाउस का प्राइस बढ़ गया। मैंने एक घर खरीदा 20 लाख में, कुछ महीने बाद वही घर बिक रहा है 22 लाख में, कुछ महीने बाद वही घर बिक रहा है 25 लाख में। तो लोगों को लगा यार व्यापार क्यों करूं, मैं फ्लैट्स खरीद लेता हूं, मैं अपने पैसे फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा। और कितना कमाल का बात है, बैंक तो पैसे देने के लिए एकदम रेडी है। यही काम इंडिया में भी हो रहा था दोस्त। ठीक है। तो बहुत सारे लोग फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए। इन्वेस्ट करो, फ्लैट खरीदो और फ्लैट को बेचो। प्रॉपर्टी बिजनेस वॉज ग्रेट फ्लरिशिंग। द राइजिंग प्राइसेस ऑफ हाउसिंग लेड बोथ हाउस होल्ड्स एंड द बैंक्स टू बिलीव दैट प्राइसेस वुड कंटिन्यू टू राइज। यही तो कमाल है। बैंकों को भी लग रहा था, हाँ, बैंक भी आंख बंद करके लोन दे रही थी, अरे कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है, समझो बात को, ये समझना जरूरी है। देखो भाई, उस समय क्या हो रहा था ना, समझ लो मैं एक प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, एक 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है। बैंक बोलता है अगर तुम 15 लाख इन्वेस्ट कर दो तो मैं तुम्हें 85 लाख का लोन दे दूंगा। और ईएमआई आएगा तुम्हारा, समझ लो 65,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे को 85 का लोन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास और पैसे हैं। मेरे पास 35 लाख रुपया और है, तो मेरे पास 50 लाख रुपये है। तो मैंने बैंक को कहा, बैंक बैंक मेरे को 85 लाख का लोन नहीं चाहिए, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का लोन दे दो। तो बैंक बोला ठीक है, 50 लाख का लोन ले लो, ईएमआई आएगा 35,000 रुपया पर मंथ। ठीक है। अब लोग क्या सोचे कि भाई ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, इस घर को लेकर मैं रेंट में लगा दूंगा। रेंट आएगा मेरे पास 45,000 रुपीज़। तो 45,000 रेंट आएगा, तो बैंक को ईएमआई चुकाना है 35,000। कोई टेंशन नहीं है, सरप्लस 10,000 रुपया फायदा। तो बैंक का ईएमआई का टेंशन खत्म, 10,000 रुपया फायदा। और प्रॉपर्टी जो आज 1 करोड़ रुपए की है, नेक्स्ट ईयर ये प्रॉपर्टी हो सकता है 1.5 करोड़ की हो जाए। राइट। तो ये यहाँ पर तो ये स्कीम जो एकदम, देखो क्या होता है ना, जब भी कोई नया स्कीम आता है, जो भी बंदा स्टार्टिंग में घुसता है ना, ये हमेशा याद रखना, उससे तो बड़ा फायदा हो जाता है। स्टार्टिंग में घुसने वाले को बड़ा फायदा होता है, और लास्ट में जो घुसते हैं, देखो मैं समझा रहा हूँ, ये समझना जरूरी है। अब जैसे मार्केट राइज हो रहा है, अब मैंने 1 करोड़ का फ्लैट यहीं खरीद लिया। ठीक है। अब ये बढ़ते जा रहा है, 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 बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ आके प्राइस हो गया 2 करोड़ का। तो बहुत लोगों को लगा, अरे यार, कल को काश मैं भी बजरंग के तरह ये प्रॉपर्टी 2 साल पहले प्रॉपर्टी मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर देता, तो यार आज मैं भी करोड़पति हो जाता। रहे यार, बजरंग का किस्मत तो देख, 1 करोड़ का घर खरीदा था, 2 साल में उसका घर 2 करोड़ का हो गया। 2 साल में भैया डबल कहाँ होता है। भैया मैं भी खरीदूंगा, खरीद ले भाई। तो किसी और ने 2 करोड़ का खरीदा, उसका 2 करोड़ का घर 3 करोड़ का हो गया। बाजार में बाकी लोगों को पता चला, अरे यार विशाल का किस्मत देख, विशाल ने 2 करोड़ का खरीदा, उसका 3 करोड़ हो गया। अरे तो विशाल का 3 करोड़ हुआ, तो बजरंग का भी तो भैया 3 करोड़ हो गया।
विशाल बोलता अरे छोड़ यार, मेन पैसा तो अपना बजरंगी भाई कमाया है। 1 करोड़ का माल 3 करोड़ का हो गया यार, मेरा तो 2 का 3 हुआ है। अब विशाल का देखे देखे हमारे विशाल के मित्र आनंद भाई साहब, आनंद भाई साहब 3.5 करोड़ में घर खरीदते हैं कि यार इनका ही किस्मत चम रहा है, हमारा भी चमकेगा। बट आनंद भाई को ये नहीं पता था कि साइकिल अब घूमने वाला है। ये देखो, साइकिल ऐसे आने वाला है। अब देखो क्या होता है जब हम बिजनेस साइकिल पढ़ा रहे हैं आपको। अब ये 3.5 करोड़ का खरीदा, अब ये साइकिल जो है ऐसे आ रहा है, स्टेबल है समझ लो, बढ़ ही नहीं रहा मार्केट। आनंद बोला रहे यार तुम लोग खरीदे तो यार फटाफट 1 करोड़ का 3 करोड़ हो गया यार, मेरे को खरीदे हुए 6 महीना हो गया, ये 3 3.5 करोड़ का खरीदा था, आज भी 3.5 करोड़ का ही है। चक्कर क्या है यार, बढ़ ही नहीं रहा प्राइस। जब प्राइस नहीं बढ़ा तो देखो एकदम स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है, स्टेबल मार्केट, ठीक है। और अचानक धीरे धीरे अरे यार यही सेम प्रॉपर्टी 3.4 करोड़ में मिल रहा है। अब कौन बेच रहा है ये सेम प्रॉपर्टी 3.4 करोड़ में, बताओ। ये आपका बुद्धिमानी का टेस्ट है। बजरंग बेच रहा है भाई, बजरंग। क्यों बेच रहा है बजरंग? बजरंग ने 1 करोड़ में खरीदा था यार, 1 करोड़ में खरीदा है और उसको आइडिया लग गया कि अब मार्केट बढ़ने वाला नहीं है, अब मार्केट गिरने वाला है। तो बजरंग भैया होशियार इंसान था, बोला यार चलो इसको, क्योंकि देखो लोग अभी भी सपना देख रहे हैं, मार्केट में लोग हैं। आनंद को देखकर दूसरे लोग, विकास प्रकाश लोग, बोला यार मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदूंगा। और मेरे को लग रहा है कि ये मार्केट अब गिरने वाला भाई, क्योंकि क्यों गिरेगा? बहुत सारे प्रॉपर्टी आ गए, बहुत सारे। डिमांड सप्लाई, सप्लाई इतना ज्यादा हो गया है कि अब भैया कंपटीशन है। तो मैं चुपचाप सोचा यार अपने 1 करोड़ का माल खरीदे हैं, चुपचाप भैया 3.5 करोड़ या 3.25 करोड़, क्योंकि मार्केट अभी भी 3.5 करोड़ का सोच रहा है। और मैं अगर मार्केट को ये बताऊं कि यार 25 लाख रुपया कमती में मैं दे रहा हूं, ले ले यार, मेरे को अंदर में पता कि ये धीरे धीरे गिरने वाला है। क्योंकि अगर मार्केट गिर जाएगा ना मेरे दोस्त, मार्केट गिर जाएगा और मार्केट का प्राइस आ गया 2 करोड़ रुपीस, तो मैं जब बेचना चाहूंगा ना, लोग 2 करोड़ में भी नहीं खरीदेंगे। बिजनेस साइकिल का रियल लाइफ एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। क्यों नहीं खरीदेंगे ये बताओ? लोगों को लगेगा अरे भैया 3.5 करोड़ से प्रॉपर्टी गिर के 2 करोड़ में आ गया, अभी चुपचाप बैठो 3 महीना और, ये 2 करोड़ जो है ना ये 1.5 करोड़ में आ जाएगा। क्योंकि लोगों को ट्रेंड समझ में आ गया कि ये रिसेशन का ट्रेंड है। इस जगह पे ट्रेंड समझ में नहीं आया क्योंकि ये स्टेबल ट्रेंड है, स्टेबल, गिरने से पहले का स्टेबिलिटी है। समझदार अक्लमंद आदमी जो है समझ जाएगा कि अब ये और ऊपर तो जा नहीं रहा है, रुक गया है, नीचे गिरेगा। जो समझ जाता है मार्केट को वो पैसे निकाल लेता है। मैंने आपको ये जो समझाया है दोस्त, ये बिजनेस का सबसे बड़ा अस्त्र है ये। इस बात को अगर आप समझ जाओगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सीए वीए सब छोड़ दो, सिर्फ ये चीज समझ जाओगे तो आपको बिजनेस करना आ जाएगा दोस्त, व्यापार करना आ जाएगा, और कभी व्यापार में चोट नहीं खाओगे। ये जो बात कर रहे हैं ना बड़े बड़े व्यापारी, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ का चूना लगा उनको, और उसी चक्कर में बहुत बच्चे पैसे भी कमाए हैं। बच्चे मतलब जो छोटे छोटे कंपनी थे वो पैसे कमा लिए, क्योंकि उनको पता था मार्केट चेंज हो रहा, प्राइस गिरने वाला। दे कुड प्ले विद द मार्केट। तो मार्केट के साथ खेलना सीखो मेरे दोस्त, जिंदगी बदल जाएगी। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूल जाओ कि क्या नंबर मिलने वाला है, जिंदगी का लेसन मैंने आपको दे दिया। तो चलो ये समझ में आया होगा आपको कि प्रॉपर्टी मार्केट अब जब 2 करोड़ से 1.5 करोड़ भी हो जाएगा फॉलिंग मार्केट में, इसका पूरा कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं, पूरा कंक्लूजन अगर आपको जानना है, व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग, व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग, प्राइस यहां राइज हो रहा है तो और प्राइस राइज होगा, उसके एंटीसिपेशन में पीपल कीप ऑन बाइंग, दे बाई मोर। व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग, जो लोग अपना माल बेचना चाह रहे हैं, नो बायर्स। यही तो विडंबना है। बोला यार कल तक जब मैं 1 करोड़ में लिया था, लोग मेरे को यहां पर आके ऑफर करते थे 2 करोड़ का, मेरे को ऑफर करते थे अरे भाई अपना फ्लैट दे देना 2 करोड़ में। मैं बोलता था मैं पागल हूं जो दूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम था कि आज मैं 2 करोड़ में बेचूंगा, ये फ्लैट 3 करोड़ का होने वाला है। मैं क्यों बेचूं, मैं क्यों बेचूं? मैं भी नहीं बेचता था। आज का दिन देखो, मैं यहां पर बेच रहा हूं 3 करोड़ में, बोलता नहीं 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 खरीदना है।
क्यों नहीं खरीदोगे? अरे खरीद लो यार, कल तक तो। अरे भैया तू 3 करोड़ बोला, 2 महीने रुक जा, तो खुद आएगा मेरे पास 2 करोड़ बोल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी तो वही है, परसेप्शन का बात हो रहा है। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो ये बात थी दोस्त। Excess liquidity with banks and availability of new financial instruments led banks to lend without checking the credit worthiness. बैंक ऐसे ही अंधाधुन पैसे बांट रहे थे, credit worthiness of the borrowers. Loans were given even to subprime households and also to those persons who had no income or assets. इनकम भी नहीं है, एसेट्स भी नहीं है, फिर भी लोन ले जाओ। अरे भैया ये तो बड़ा गलत है। Houses were built in excess during the boom period, and due to their oversupply in the market, houses prices began to decline in 2006. एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ये इसमें पासवर्ड डालिए ना। ठीक है। हाउसिंग बबल गॉट बर्स्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2007। ये सब डेट्स आप याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट होता है। अब बबल बर्स्ट हो गया, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट हुआ, अब ये हाउसिंग बबल बर्स्ट हो गया। विथ फॉल इन प्राइसेस ऑफ हाउसेज विच वर हेल्ड एज मॉर्टगेज। अब ये प्राइस गिर रहा है। भैया बैंक का पैसा था, मैंने तो भाई बैंक से लोन लिया, बैंक को दे दिया था। अब क्या करे भैया बैंक? द सब प्राइम हाउस होल्ड स्टार्टेड डिफॉल्टिंग ऑन लार्ज स्केल इन पेइंग ऑफ देयर इंस्टॉलमेंट्स। जब तक अपने उम्मीद में रहते कि दाम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 3 करोड़ का हो गया, मैं बड़ा खुशी खुशी इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। मेरा 2 करोड़ का प्रॉपर्टी 1 करोड़ का हो गया है और मैं ईएमआई 2 करोड़ पे दे रहा हूँ, माथा काम नहीं करेगा भाई। ले पागल हो गया ईएमआई देना? ले जा भैया बैंक। अपने बैंक को बोलेंगे बैंक मैं नहीं दे सकता हूँ ईएमआई, बैंक बोलेगा तुम ईएमआई नहीं दोगे, मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी ले लूंगा, लेके बेच दूंगा। बोला ले भैया बेच ले, ठीक है, मैं तो बेच नहीं पा रहा हूँ, तू बेच लेगा। क्लियर? दिस कॉज्ड ह्यूज लॉसेस टू द बैंक्स, क्योंकि बैंक का बेच नहीं पा रहा है, खरीदेगा कौन? Losses in banks and other financial institutions had a chain effect, and soon the whole US economy and the world economy at large felt its impact. यूएस में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ। आज भी इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट स्टेबल नहीं हो पाया दोस्त, आज भी। तो चलिए अपने फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल देखते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स डिफर इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, ये तो अपने को पता है। डिफरेंट बिजनेस साइकिल डिफर इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, अलग अलग ड्यूरेशन अलग अलग इंटेंसिटी। बट देर आर सर्टन फीचर्स विच आर कॉमनली विच दे कॉमनली एग्जिबिट। कुछ फीचर्स है जो कॉमनली दिखता है। क्या है वो फीचर्स? बिजनेस साइकिल्स अकर पीरियोडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी। ये वापस से वही बात रिपीट हो रहा है। पीरियोडिकली तो आता है बट रेगुलर मतलब हर 3 महीना में आएगा, हर 3 महीना में बूम, हर 3 महीना में ये क्या बोलते हैं स्लम्प बोल लो या फॉल बोल लो या कॉन्ट्रैक्शन बोल लो, ऐसा तो होता नहीं है। द ड्यूरेशन ऑफ दीज साइकिल्स वेरी, द इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन ऑल्सो वेरीज। ठीक है, ये एकदम सेम टू सेम पॉइंट का रिविजन हो रहा है दोस्त। बिजनेस साइकिल्स हैव डिस्टिंक्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रॉफ। These phases seldom display smoothness and regularity. The length of each phase is also not definite. Business cycles generally originate in free market economies. They are pervasive as well. Disturbances in one or more sectors get easily transmitted to other sectors. Although all sectors are adversely affected,
by business cycles. Some sectors, such as capital goods industries, durable consumer goods industries, are disproportionately affected. अलग अलग proportion पे इफेक्ट होता है. Moreover, compared to agricultural sector, the industrial sector is more prone to adverse effects of trade cycle. Agriculture sector थोड़ा सा उतना डिस्टर्ब नहीं होता है, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा डिस्टर्ब होता है. बिजनेस साइकिल्स आर एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन. इजी नहीं है समझना. दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस. दे आर कॉज्ड बाय वेरिंग फैक्टर्स. ये कर दिया क्या आपने? देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट to make an accurate prediction of trade cycles before their occurrence. Repercussion of business cycles gets simultaneously felt on nearly all economic variables, that is output, employment, investment, consumption, interest rate. भाई repercussion मतलब उसका इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, वो तो होगा ही. बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस. कंटेजियस मतलब जैसे किसी को खांसी आया, सर्दी आया, जुकाम आया, आपको भी हो गया. कंटेजियस, उसका वायरस कैच कर लिया. एंड आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, मतलब इंडिया में रिसेशन है तो चाइना में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा. ठीक है. दे बिगिन इन वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड रिलेशंस. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 in the USA and Great Britain affected almost all the countries, especially the capitalist countries of the world. ठीक है जी. Business cycles have serious consequences on the well-being of the society. Society का हालत खराब. Causes of business cycles. Business cycle क्यों होता है? Business cycles may occur due to external cause or internal cause, or a combination of both. मतलब external भी, internal भी. The 2001 recession was preceded by an absolute mania in dot-com and technology stocks. ये तो अपने को पता है. While 2007-2009 recession followed a period of unprecedented speculation in the US housing market. एकदम जबरदस्त, अनप्रेसिडेंटेड. अच्छा ठीक है जी, ये वर्ड का हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे अभी. रुकिए, थोड़ा सा मेरे को ब्रेक भी चाहिए. अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब वो है कि भाई ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया. ठीक है. अरे ऐसा ही लिखा, नेवर डन और नोन बिफोर. ठीक है, नेवर डन और नोन बिफोर. चलिए, तो ऐसा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा हुआ. अनप्रेसिडेंटेड, कोई प्रेसिडेंट नहीं है. ठीक है, कोई इसका इतिहास नहीं है. तो फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड स्पेकुलेशन इन द यूएस हाउसिंग मार्केट. इंटरनल कॉज क्या क्या हो सकते हैं? इंटरनल कॉजेस. द इंटरनल कॉजेज और एंडोजिनस फैक्टर्स, मतलब अंदर की बात. अंदर की बात फैक्टर्स विच में लीड टू बूम और बस्ट आर. एक नया शब्द है. ठीक है, बूम और बस्ट आर. फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड. अकॉर्डिंग टू कीन्स, अब ये बड़े इकोनॉमिस्ट है. ठीक है, कीन्स भाई साहब बड़े इकोनॉमिस्ट है. फ्लक्चुएशन, थोड़ा कलर चेंज करते हैं यार. इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड. ये अपने को पता है एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड क्या होता है. इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी of consumers to purchase goods at different prices. In a free market economy where maximization of profits is the aim of business, a higher level of aggregate demand will induce businessmen to produce more. जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो कोई भी व्यापारी तो यही चाहेगा ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाए. ठीक है जी, बनाइए. एज अ रिजल्ट देयर विल बी मोर आउटपुट. गुड्स ज़्यादा बनाएंगे तो आउटपुट मोर होगा. हाँ जी, स्वाभाविक सी बात है. इनकम भी मोर होगा, एम्प्लॉयमेंट भी मोर होगा. ठीक है जी, एकदम सही है. हाउएवर,
इफ एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप्स मतलब एक्सीड्स, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई है 2 लाख पीस, डिमांड है 4 लाख पीस, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। इट कॉजेज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस। एज अगेंस्ट दिस, इसका उल्टा, इफ द एग्रीगेट डिमांड इज लो, देयर विल बी लेसर आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। इन्वेस्टर सेल स्टॉक्स एंड बाई सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, सेफ हेवन मतलब जहां वो एकदम उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है, दैट ट्रेडिशनली डू नॉट लूज वैल्यू सच एज बॉन्ड्स, गोल्ड एंड द यूएस डॉलर। तो सेफ हेवन अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स क्या है? बॉन्ड, गोल्ड एंड यूएस डॉलर। एज कंपनीज ले ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स लूज देयर जॉब्स एंड स्टॉप बाइंग एनीथिंग बट नेसेसिटीज। अब कुछ नहीं खरीदना भैया, सिर्फ आटा दाल चावल जो जिंदा रहने के लिए खरीदना है, जिंदा रहने के लिए जो खरीदना है वही खरीदना है। दैट कॉजेज अ डाउनवर्ड स्पाइरल। The bust cycle eventually stops on its own when prices are so low that those investors that still have cash start buying again. However, this can take a long time and even lead to a depression. ठीक है जी, तो ये तो अपने को समझ में आ गया है। The difference between exports and imports is the net foreign demand for goods and services. ठीक है, the difference between export and import is the net foreign demand for goods and services. मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, समझ लो 5,000 पीस मैं मंगा रहा हूं, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं 2,000 पीस, तो नेट हो गया ना 3,000। ठीक है, दिस इज अ component of aggregate demand in the economy, and therefore variation in exports and imports can lead to business fluctuations as well. एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वेरिएशन में बिजनेस फ्लक्चुएशन तो हो ही सकता है। मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया। अभी ये अगर घर पे आराम से रीड करोगे समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने का इसमें है नहीं। दस इंक्रीज इन इफेक्टिव एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कॉजेज कंडीशंस ऑफ एक्सपेंशन। भाई कहीं पर भी अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या कैसा भी हो, डिमांड बढ़ते के साथ बूम पीरियड और बूम, देखो यही आ गया। एंड डिक्रीज इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कॉजेज कंडीशन ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक ही चीज होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब क्या है कि चलो भाई कल तक हम अपने एक देश का बात कर रहे थे, अब इंटरनेशनल बात कर लो, प्लस माइनस कर लो, कुछ भी हो जाए, अगर नेट इफेक्ट प्लस माइनस करके प्लस है तो बूम है, प्लस माइनस करके नेट इफेक्ट माइनस है तो डिप्रेशन है। You will study about these concepts in detail at intermediate level in economics for finance. Fluctuations in investment. फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे होना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे लगाना। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट्स आर द प्राइम कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल ऊपर नीचे क्यों हो रहा है इसका डिस्कशन कर रहे हैं, भूलिएगा मत। तो इन्वेस्टमेंट तो हमेशा बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। अब इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गया मार्केट में तो बताइए, यस ऑफ कोर्स ग्राफ ऊपर जाएगा। इन्वेस्टमेंट निकल गया, घट गया, तो ग्राफ नीचे आएगा। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट। वोलाटाइल मतलब एकदम जो जल्दी से ऊपर नीचे होता है, ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। Investment spending is considered to be the most volatile component of the aggregate demand. Investments fluctuate quite often because of changes in the profit expectation of the entrepreneurs. देखो भैया, प्रॉफिट अगर मेरे को करना है 20%, मेरा उम्मीद है कि 20% का धंधा मेरे को चाहिए, राइट, और मैं पैसे लगाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब मेरा एक्सपेक्टेशन है 20% का, तो मैं पैसे लगाऊंगा।
अब प्रॉफिट, अगर रियल लाइफ में प्रॉफिट गिर गया है 12% पे, इस ट्रेड में प्रॉफिट अब 12% का आ गया, तो मैं बोला नहीं नहीं, 12% का रिटर्न में मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मेरा एक्सपेक्टेशन 20 का है, 22%, अरे मैं उछल उछल के और पैसे लगाऊंगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से अपने पैसे लगाते हैं। न्यू इन्वेंशंस में कॉज एंटरप्रेन्योर्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स इन प्रोजेक्ट्स विच आर कॉस्ट एफिशिएंट। देखो भैया, जिस प्रोजेक्ट में कॉस्ट एफिशिएंट प्रोजेक्ट है तो उससे क्या होता है, एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट। एस पी हमेशा बढ़ते रहे, कॉस्ट हमेशा घटते रहे, तो प्रॉफिट दोनों केस में बढ़ते रहेगा, राइट। तो सी पी घट रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। परफेक्ट है जी। तो जहां पर कॉस्ट एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स है तो वहाँ मेरा प्रॉफिट का बढ़ने का चांसेस है, तो वहाँ मैं पैसे लगाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मोर प्रॉफिट इंड्यूसिंग, प्रॉफिट इंड्यूसिंग मतलब एक अंदर में गुदगुदी हो रहा है कि भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में राइज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो इन द इकोनॉमी। रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है इकोनॉमी में, मतलब पैसे बैंक में अगर रखूंगा तो कुछ नहीं मिलना है भाई, तो भैया बिजनेस कर लेते हैं, धंधा कर लो, ठीक है। इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो इससे अच्छा बिजनेस में पैसे लगा दो। इंक्रीजेज इन इन्वेस्टमेंट शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड टू द राइट लीडिंग टू एन इकोनॉमिक एक्सपेंशन। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हैव द ऑपोजिट इफेक्ट। चलिए, फ्लक्चुएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमने कवर कर लिया। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी इकोनॉमी में। फ्लक्चुएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही थी, बहुत पैसे खर्च कर रही थी, ठीक है, तो ग्रोथ हो रहा है। विथ इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्ट इन बिजनेस फ्लक्चुएशंस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर वॉर्स, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वॉर का क्यों रेफरेंस लिया जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद हमेशा गवर्नमेंट को सुधारना पड़ता है देश को, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर वॉर्स हैज़ डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। डीस्टेबलाइजिंग मतलब कोई भी इकोनॉमी अगर स्टेबल है, राइट, स्टेबल मतलब ये है, तो वो चाहे तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है जो, तो जनरली ऊपर ही जाएगा, नीचे आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि स्पेंड हो रहा है, इकोनॉमी में पैसा लग रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑल्सो कॉज बिजनेस साइकिल्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का क्या मतलब है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ये पॉलिसी कौन बनाता है, देश का सरकार बनाता है। ऑल्सो कॉज बिजनेस साइकिल्स, इस पॉलिसी के कारण भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है जी। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज सच एज इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देखो अभी हमने क्या कहा था कि गवर्नमेंट जब भी स्पेंड करती है तो ये इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर यही बात आ गई है। सच एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, या टैक्स कट्स हो रहा है, टैक्स कट होने से इंडस्ट्री वाले को लगता है कि चलो यार प्रॉफिट बढ़ेगा, काम करो और प्रोडक्शन करो, आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड। ये अंदर की जो छोटी छोटी बातें ना, टैक्स कट से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये सब आपको क्वेश्चन में पूछने वाले हैं। मैं आपको लॉजिक से एकदम मजबूत करा दे रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर आप लोग कहीं पर भी गलत करोगे। प्लीज ध्यान ध्यान से सुनिए। दिस रिजल्ट्स इन बूम्स। सिमिलरली सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, सॉफ्टनिंग मतलब इंटरेस्ट रेट घटाना, ऑफन मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल मोटिव्स। अब देखो इंटरेस्ट रेट कभी कभी, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आया देश में, हम व्यापार करवाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करा दिए, ठीक है। लीड्स टू इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स एंड डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, क्योंकि पैसे और सस्ते रेट पे मिल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स
such as reduction in government spending, increases in taxes and interest rates cause a downward pressure on the aggregate demand and the economy slows down. At times, such slowdowns may be drastic, showing negative growth rate and may ultimately end up in recession. तो ठीक है, आपने को तो बस चार्ट समझना है ऊपर एंड नीचे का, तो समझ रहे हो कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से भी रिसेशन या एक्सपेंशन हो सकता है। मनी सप्लाई का बात करिए, अब मनी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। मनी के सप्लाई से भी इकोनॉमी हिल सकता है, ऊपर नीचे आ सकता है, सिंपल सी बात है, हम सब एग्री करेंगे। अकॉर्डिंग टू हॉटरे, ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन। अनप्लान्ड चेंजेस इन सप्लाई ऑफ मनी, देखो भैया, अनप्लान्ड चेंजेस इन सप्लाई ऑफ मनी, वो जो हाउसिंग बबल का हमने बात किया था, यूएस फेडरल ने क्या किया था, बहुत सारा पैसा का सप्लाई बढ़ा दिया था, हुआ ना भैया, बबल बस्ट हुआ ना। तो अनप्लान्ड चेंजेस इन सप्लाई ऑफ मनी में कॉज बिजनेस फ्लक्चुएशंस इन एन इकोनॉमी। अब मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, तो मनी सप्लाई का तो भैया फर्क पड़ा ही है ना। तो जो इकोनॉमी एक बढ़ रही थी हाई स्पीड में, राइट, तो वो इकोनॉमी थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया। जीएसटी आया, जीएसटी भी एक टैक्स का है, टैक्स का बात है। तो इसीलिए अभी इंडियन इकोनॉमी का अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जिस रेट पे, जिस पैटर्न पे चल रही थी, गवर्नमेंट ने सब कुछ अभी एक बार के लिए तो उथल पुथल कर दिया, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, जब तक रीऑर्गेनाइज नहीं होता तो एक बार तो भैया साइकिल तो डिस्टर्ब हो गया ना, वापस से रीऑर्गेनाइज होकर नया साइकिल जब चलेगा, हो सकता है कि मोदी जी का कहना भी, अभी हमारा इकोनॉमी का स्पीड था, समझ लो अगर मोटरसाइकिल का स्पीड से कंपेयर करें तो 25 किलोमीटर पर आवर। मोदी जी के पास एक विजन है कि भैया सब कुछ ठीक कर देंगे, तो ये 25 की जगह 125 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आप कवर करोगे। तो अभी थोड़ा दिन का तकलीफ है तो सह लो, बाद में जब हाई स्पीड में भागेंगे तो शायद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये ऐसा मोदी जी का सपना है या बीजेपी गवर्नमेंट का सपना है, हमें तो नहीं पता ना भाई, जब होगा तो हम लोग मोदी जी के गुण गा लेंगे, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग सब कोई। An increase in the supply of money causes expansion in aggregate demand and in economic activities. मनी सप्लाई बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ेगा। हाउएवर एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ क्रेडिट एंड मनी ऑल्सो सेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। एक्सेसिव हो गया, पैसा बहुत ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन भी सेट ऑफ हो जाता है। Capital is easily available and therefore consumers and businesses alike can borrow at low rates. लो रेट्स में बोरो करने से देखो वो इन्फ्लेशन कैसे सेट ऑफ होता है, लो रेट्स में आने से तो कहीं ना कहीं सेविंग हो गया ना, तो वो सेविंग को एडजस्टमेंट करने से जो प्राइस हाई हो रहा था, प्राइस हाई कब होता है, जब कॉस्ट हाई होता है, इंटरेस्ट रेट लो होने से तो एडवांटेज मिल गया ना, तो वो बैलेंस हो जा रहा है। दिस स्टिमुलेट्स मोर डिमांड, creating a virtuous circle of prosperity. On the other hand, decrease in supply of money may reverse the process and initiate recession in the economy. तो ठीक है, गुड न्यूज़ इसमें यह कि आपको लिखना तो है नहीं दोस्त, लिखना होता तो चलो बहुत और डिटेल में समझाते, बट इससे डिटेल में और क्या समझाऊं, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है, तो अब आराम से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे कि जब पैसे का सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अकॉर्डिंग टू पीगू, मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन एंटीसिपेशंस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, एसी चलाइएगा ठीक से, एंड आर इफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर आउटकम ऑफ दी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बिजनेसमैन। भैया देखो, दिमाग ही तो देखो, लास्ट में ये कहना पड़ेगा कि पूरा इकॉनमी इंसान के दिमाग में। एक इंसान अगर पॉजिटिव है तो वो पैसे लगाएगा, पैसे लगाएगा तो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करेगा तो इकॉनमी बढ़ेगा। अब इंसान का दिमाग अगर नेगेटिव चला गया, पैसे निकाल लेगा। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इफ एंटरप्रेन्योर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, मार्केट कंडीशंस, दे मेक इन्वेस्टमेंट्स, एज अ रिजल्ट एक्सपेंशनरी फेज में बिगिन। यही जस्ट मैंने आपको कहा। द ऑपोजिट हैपेंस व्हेन द एंटरप्रेन्योर्स आर पेसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशंस,
इन्वेस्टर्स टेंड टू रिस्ट्रिक्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स, ये समझाने का कुछ नहीं है। विथ रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन ऑल्सो टेक्स डाउन टर्न एंड द इकोनॉमी फेसेस कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये बात क्लियर है। अकॉर्डिंग टू समटर्स इनोवेशन थ्योरी, ये सब प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू फेवरेट्स होते हैं, ये सब नाम को भैया भूलिएगा। पीगो ने क्या कहा, समटर ने क्या कहा, या कुछ बोल देंगे कि ये किसने कहा, अब आप उस समय गलत कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू समटर्स इनोवेशन थ्योरी, ट्रेड साइकिल्स occur as a result of innovations which take place in the system from time to time. The cobweb theory propounded by Nicholas Calder holds that business cycles result from the fact that present prices substantially influences the production at some future date. cobweb theory मैं अभी आपको समझा देता हूं। cobweb theory का कहना है, आज के दिन में वीट समझ लो 25 रुपीज़ पर केजी बिक रहा है, और ये वीट का प्राइस बढ़ते जा रहा है। 25 की जगह 35 हो रहा है, और 35 की जगह 40 हो रहा है। मैं एक फार्मर हूं, मेरे को वीट का प्राइस बढ़ने से मेरे मन में ये आएगा कि यार मैं वीट को ग्रो करूं। ये प्राइस हम बात कर रहे हैं 1 जून 2018 का। 1 जून 2018 में प्राइस हो गया 40 रुपीज़, बट मेरे को, मैं फार्मर हूं, आज 40 रुपीज़ देख के मन में लालच आ रहा है कि भैया वीट को उगाते हैं, और ऐसे बहुत सारे फार्मर्स को लालच आ रहा है। तो बहुत सारे फार्मर्स वीट उगा रहे हैं ये प्राइस को देखकर, उगाते उगाते उनको लग गया 1 साल पूरा वीट को रेडी करने में। 1 साल के बाद क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ने इस प्राइस को देखकर वीट उगा लिया, सप्लाई बाजार में बढ़ गया दोस्त, और ये बेचारा जो 40 रुपया सोच रहा था, सब कोई 40 सोच रहे थे, क्योंकि सबके पास वीट हो गया तो ये प्राइस गिर गया 22 रुपया में। दिस इज कॉल्ड कॉब वेब थ्योरी। जाल बन गया। देखो यार, हम तो सोचे थे कि 40 में बिकेगा, ये तो सभी को ये सोच लिए, तो मिल रहा है 20 रुपया। और इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन, देखो इसको वापस से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। द कॉबवेब थ्योरी propounded by Nicholas Calder, याद रखिएगा नाम को, holds that business cycle results from the fact that present prices, आज का प्राइस 40 रुपया, substantially influence the production, आज का प्राइस बाद में प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, उसका कनेक्शन रहता है। एट सम फ्यूचर डेट, आज का प्राइस 40 रुपया है तो मेरे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं वीट उगा लेता हूँ। द प्रेजेंट फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस may become responsible for fluctuation in output and employment at some subsequent period. आज का दाम कल के लिए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर सकता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल कॉजेज का। द एक्सटर्नल कॉजेज और एक्सोजीनस फैक्टर्स विच में लीड टू बूम और बस्ट आर वॉर। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए दोस्तों, सोचो क्या होगा। During wartime, production of war goods like weapons and arms etc. increases, and most of the resources of the country are diverted for their production. बस सारा war weapons ही बनेगा। This affects the production of other goods, capital and consumer goods. Fall in the production causes fall in income, profits and employment. This creates contraction in the economic activity एंड में ट्रिगर डाउन टर्न इन द बिजनेस साइकिल। तो वॉर होने से डाउन टर्न होगा, वॉर होने से इकोनॉमी बढ़ेगी, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। अब पोस्ट वॉर, लड़ाई जंग वंग खत्म हो गई। आफ्टर वॉर द कंट्री बिगिंस टू रिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ। कितना नुकसान हुआ, अब घर, रोड, सड़क, ब्रिज सब बनाओ। रोड, ब्रिज एटसेट्रा आर बिल्ट एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी बिगिंस टू पिक अप। ऑल दीज एक्टिविटीज पुश अप इफेक्टिव डिमांड ड्यू टू विच आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ग्रो अप। इसका मतलब अब क्या है, पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। टेक्नोलॉजी शॉक्स, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एनेबल्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई समझाने का दरकार नहीं, आप समझते हो।
टेक्नोलॉजी अच्छा हो रहा है तो प्रोडक्शन एंड बेटर प्रोडक्ट्स तो आएगा ही. These products generally require huge investments for new technology adoption. इन्वेस्टमेंट लगता है भैया, टेक्नोलॉजी का कीमत है. दिस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड नेट एंड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, एंड गिव अ बूस्ट टू द इकोनॉमी. बूस्ट मतलब expansion. For example, due to the advent of mobile phones and the telecom industry underwent a boom, and there was an expansion of production, employment, income and profits. तो मोबाइल फोन के कारण तो भाई बूम तो आया ही है. अब आइए नेचुरल फैक्टर्स क्या होता है. नेचुरल फैक्टर्स, वेदर साइकिल्स कॉज फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चरल आउटपुट. वेदर कितना इंपॉर्टेंट है सोचो. विच इन टर्न कॉज इनस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमीज. एग्रीकल्चरल आउटपुट अगर नहीं बना, समझ लो कॉटन ही नहीं हुआ, तो कॉटन शर्ट कौन बनाएगा भाई बिना कॉटन के. ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, एग्रो इंडस्ट्रीज, ये सब हम पढ़ चुके हैं क्लास 11-12 में. ठीक है, स्पेशली दोज इकोनॉमीज विच आर मेनली एगेरियन. एगेरियन मतलब जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. इन द ईयर्स व्हेन देयर आर ड्रॉट्स और एक्सेसिव फ्लड्स, सूखा या बहुत ज़्यादा गीला, गीला मतलब फ्लड्स, गीला तो क्या नहीं बोलते हम. ठीक है, क्या बोलते हैं, बाढ़ आ गया. Agricultural output is badly affected. With reduced agricultural output, incomes of farmers fall, and therefore they reduce their demand for industrial goods. अब फार्मर का इनकम कम हो गया तो वो ट्रैक्टर नहीं ना खरीदेगा जी. खरीदेगा बताइए, नहीं खरीदेगा सर, ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा. Reduced production of food products is also pushes up their prices and thus reduces the income available for buying industrial goods. Reduced demand for industrial products may cause industrial recession. तो ये नेचुरल फैक्टर्स भी आपको समझ में आ गया है. बात तो एक ही है ना भैया, पैसा कहीं से भी हो, पैसा हो तो एक्सपेंशन है, पैसा नहीं हो तो रिसेशन है. इतना सा बात है. पॉपुलेशन ग्रोथ. If the growth rate of population is higher than the rate of economic growth, there will be lesser saving in the economy. कहने का मतलब ये है दोस्त कि बच्चा हम ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, कमाई उस हिसाब से हो नहीं रहा है, तो सेविंग तो अपने आप कम हो जाएगा ना. कल तक 2 बच्चे थे, अब 5 बच्चे हो गए, तो भाई ग्रोथ बढ़ना चाहिए. ग्रोथ तो बढ़ नहीं रहा, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो भाई अल्टीमेटली सेविंग कम हो गया. ये समझाने का दरकार नहीं है. फ्यूअर सेविंग will reduce investment, and as a result income and employment will also be less. With lesser employment and income, the effective demand will be less and overall there will be slowdown in the economic activities. देखो इकोनॉमिक्स तो भैया सब चीज़ को जोड़ता है. मतलब कल आप शादी करके कितना बच्चा पैदा करोगे, उससे भी बिजनेस साइकिल पे असर आ सकता है दोस्त. समझे कुछ. इकोनॉमीज ऑफ नियरली ऑल नेशंस आर इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रेड. बिल्कुल ठीक है, भले इंडिया पाकिस्तान का वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशंस आज भी है दोस्त. देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ बायलैटरल ट्रेड, बिजनेस फ्लक्चुएशंस दैट अकर इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गेट्स easily transmitted to the other parts. Changes in law related to taxes, trade regulations, government expenditure, transfer of capital and production to the other countries, shift in tastes and preference of customers, consumers are also potential sources of disruption in the economy. ये सब चेंज होने से इकोनॉमी ऊपर नीचे होगा यार. अब आप ऊपर और नीचे का मीनिंग तो समझते हो. अब अपने आ गए हैं दोस्त, बस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. ठीक है, टाइम लगा है अपने को. शॉर्टकट में मैं पढ़ा सकता था, ठीक है, 5 आवर्स के करीब लग गया. शॉर्टकट में मैं शायद 3.5 आवर्स में पढ़ा सकता था, बट ये 3.5 आवर्स में मैं पढ़ाता ना दोस्त, ये 3.5 आवर्स भी आपके लिए ज़ीरो हो जाता, वेस्ट हो जाता. अब हमने 5 आवर्स लगाया है, 1.5 आवर्स आपने एक्स्ट्रा लगाया, राइट. बट ये 1.5 आवर्स एक्स्ट्रा लगाने से आपका कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर ज़रूर एक्स्ट्रा बढ़ेगा दोस्त. ये ऐसे 2-3 नंबर करके अगर हर चैप्टर में बढ़ जाए तो 15 नंबर बढ़ जाते हैं भाई.
15 मार्क्स आप आगे हो अपने कोई भी मित्र से, और ये 15 मार्क्स ही आपको पास और फेल में डिफरेंस लेकर आता है। चलिए, रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब व्यापार में डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अब समझो भाई, अगर एक्सपेंशन का माहौल है और हम उस माहौल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि नहीं यार बाजार गिरने वाला है, तो हम बेवकूफ़ बन जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्शन का माहौल है और हम उस समय इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, तो भी हम बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो बस इसमें यही है कि हमको ये समझना है कि एक्सपेंशन है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये एक्सपेंशन रुकने वाला है तो भैया इन्वेस्टमेंट को भी रोक लेंगे। कॉन्ट्रैक्शन है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और एकदम जब ट्रॉफ में आ गया, एकदम नीचे में आ गया, अब एकदम धीरे धीरे मार्केट उठने वाला है, उस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उस समय एकदम सब कुछ सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। बिजनेस साइकिल्स अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी। सही बात है भाई। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस ऑफ ऑल टाइप्स। सब टाइप, हॉस्पिटल वाला भी देखता है, सब कुछ देखता है भाई, बूम चल रहा है, सब पैसे कमा रहा है। हॉस्पिटल वाला, ट्रस्ट मी भाई, हॉस्पिटल वाले भी देख रहे हैं, सबके पास पैसा है, बिल थोड़ा सा देखो 25% ज़्यादा आ रहा है। डॉक्टर लोग भी समझते हैं, अब बीमार हो रहे, डॉक्टर भी समझता है भाई कि भैया सबका हालत खराब है। सो एवरी टाइप, अगर इकोनॉमी डाउन में है तो भैया सब कोई परेशान है। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। ये थोड़ा सा चलो ठीक है, चला देगा। तो क्या कह रहे थे हम? Understanding the business cycle is important for businesses of all types, as they affect the demand for their products and in turn their profits, which ultimately determines whether a business is successful or not. Profit आने से business successful है. Knowledge regarding business cycles and their inherent characteristics is important for businessmen to frame appropriate policies. For example, the period of prosperity opens up new and superior opportunities for investment, employment, and production, and thereby promotes business. In contrast, matlab in opposite, a period of recession or depression reduces business opportunities and profits. A profit maximizing firm has to consider the nature of economic environment while making business decisions, especially those related to forward planning. यही सेम टू सेम जो बात मैंने कहा वही है। मैं इसको विश्वास के साथ छोड़ रहा हूँ कि आप एकदम समझ चुके हो। आगे बढ़ता हूँ मैं। Business cycles have tremendous influence on business decisions. अगर साइकिल गिर रहा है तो भाई अपना भी डिसीजन हो गया ना कि नहीं यार और प्रोडक्शन नहीं करना है। The stage of business cycle is crucial while making managerial decisions regarding expansion or downsizing. अगर बूम इकोनॉमी में है तो हम भी बूम में है, इकोनॉमी गिर रहा है तो हम भी गिर जाएंगे साथ साथ। यही तो डिसीजन मेकिंग है यार। Businesses have to advantageously respond to the need to alter production levels relative to demand. Different phases of cycle require fluctuating levels of input use, especially labor input. Firms should exercise the capability to expand or rationalize production operations so as to suit the stage of business cycle. Business cycle में बार बार वही चीज़ लिखा हुआ है। प्रोडक्शन को क्या करना है? बिजनेस साइकिल बढ़ रहा है तो हम प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, बिजनेस साइकिल गिरने वाला तो हम भी रोक लेंगे। अब एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि हमको अनुभव हो गया कि अब ये स्टेबल हो रहा है और गिरने वाला है, 6 महीना पहले ही प्रोडक्शन रोक लेंगे। तो ये अनुभव का बात हो रहा है दोस्त। बिजनेस मैनेजर्स नीड टू वर्क इफेक्टिवली to arrive at sound strategic decisions in complex times across the whole business cycle, managing through boom, डाउनटर्न, रिसेशन, रिकवरी। मैनेजर लोग को तो भैया करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, डिसीजन लेना ही पड़ेगा। इकोनॉमी वाइड ट्रेंड्स कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट
on all types of business. However, it should be kept in mind that business cycles do not affect all sectors uniformly. यूनिफॉर्मली मतलब भैया देखो, सब आदमी बोला यार मेरा तो बिजनेस 50% डाउन है, तो सब कोई नहीं बोलेगा 50, इकोनॉमी 50% डाउन है, बट सब यार मेरा भी 30% डाउन है, और यार मेरा भी सेल्स 20% डाउन है, और यार मेरा भी 10% डाउन है। यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग लोगों का अलग अलग सिचुएशन पे डाउन तो सबका है, बट सबका बराबर लेवल पे डाउन नहीं है। 3 मिनट है, हेलो, 3 मिनट है। Some businesses are more vulnerable to changes in the business cycle than others. Business whose fortunes are closely linked to the rate of economic growth are referred to as cyclical business. ये बड़ा अच्छा चीज़ है, ठीक है। Business whose fortunes are closely linked to the rate of economic growth are referred to as cyclical business. मतलब भैया देखो, अगर इकोनॉमी बूम में है, सब कोई पैसा कमा रहे हैं, तो देखो एक्स्ट्रा परफ्यूम, अभी परफ्यूम हुआ, गिफ्ट्स हुआ, ट्रैवल्स हुआ, हाँ, ट्रैवल इंडस्ट्री, ये सब, अरे पैसा है यार, घूमते हो आप, पार्टी करते हैं यार, राइट। लिकर इंडस्ट्री हुआ, वाइन इंडस्ट्री हुआ, डीजे इंडस्ट्री हुआ, यार सबका मूड माहौल ही खराब है, कोई पार्टी करना ही नहीं चाहता, तो जो डीजे बेचारा क्या गाना गाएगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, गाना बजा दो। अरे भाई कहाँ से गाना बजा दे, कोई आ ही नहीं रहा है। कल तक फ्लोर पे 50-100 लोग ऐसे ही आ जाते थे रात को 9 बजे, अभी 5 आदमी बैठा हुआ है। समझ रहे हो रिसेशन किसे कहते हैं? तो साइक्लिकल बिजनेस। अब भैया पैसे बहुत है, अब तो यार अच्छे अच्छे ड्रेस खरीदना है, राइट, तो ड्रेस डिजाइनर्स वालों का चांदी हो जाता है। सो दीज इंक्लूड फैशन, रिटेलर्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, अब होम अप्लायंसेज लाओ। अरे क्यों डार्लिंग, क्यों परेशान हो रहे, क्यों, मैं तुम हाथ से जूस निकाल रही हो मेरे होते हुए। अमेजन में अभी ऑर्डर करो, चलो अभी ऑर्डर करो, महा सेल लगा हुआ ना, कम ऑन यार। मिक्सचर मतलब मिक्सी अच्छा वाला मंगाएंगे, अच्छा वाला। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल गुड्स। अच्छा, अपने एलईडी लिया है, एलईडी अपना पुराना ज़माना का टीवी है, लेट्स बाय एन एलईडी, क्योंकि पैसे है पॉकेट में। हाउस बिल्डर्स, नए नए घर बन रहे हैं, पैसे आ गए यार, नया घर लेंगे, नया घर। तो दीज आर ऑल साइक्लिकल बिजनेस, ठीक है। रेस्टोरेंट, एडवर्टाइजिंग, ओवरसीज टूर ऑपरेटर्स, कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स। तो ये तो मेरे ख्याल से आप सब समझ रहे हो। ड्यूरिंग अ बूम, such businesses see a strong demand for their products, but during a slump, they usually suffer a sharp drop in the demand. Slump में demand एकदम गिर जाएगा. It may also happen that some business actually benefit from economic downturn. This happens when their products are perceived by customers as representing good value for money or a cheaper alternative compared to more expensive products. ठीक है, कहीं कहीं बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, हाँ जी। ये फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ड्यूरिंग अ स्लम्प दे यूजली सफर अ शार्प ड्रॉप इन डिमांड। इट में ऑल्सो हैपन दैट सम बिजनेस, ध्यान दीजिएगा मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, दैट सम बिजनेस एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक डाउन टर्न। समझाऊं मैं आपको, सिंपल सी बात है दोस्त। यार बिजनेस डाउन टर्न मतलब क्या, अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो समझ लो लेट्स से एप्पल आईफोन, तो सबके पास पैसा और सबके परसेप्शन में कि भाई एप्पल आईफोन तो एकदम बेस्ट है जी। तो जब सबका ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, इनकम आ रहा है, तो सब एप्पल आईफोन ही खरीदना चाहेंगे। अब ये धीरे धीरे टर्न डाउन टर्न, अब ये डाउन टर्न, हाँ, पैसे कम होते जा रहे हैं। तो कल तक सारे मार्केट कौन कैप्चर कर रखा था, एप्पल आईफोन। अब लेट्स से आई एम नॉट नेमिंग कोई दूसरा कंपनी, लेट्स से XXX वट एवर कंपनीज, एप्पल आईफोन के कंपैरिजन में तो खैर नहीं है, दूसरा कंपनी है। अब क्योंकि डाउन टर्न है, लोगों का इनकम आमदनी कम हो गया है, तो लोग बोल रहे यार एप्पल आईफोन कौन लेता है यार आजकल, छोड़ यार, जितना फीचर्स एप्पल का उतना फीचर्स तो यार इसका भी है। एप्पल 50,000 मांग रहा है यार, ये 25,000 मांग रहा है, तो मैं ये फ़ोन ले लेता हूँ। ये सब बात आदमी कब करता है, डाउन टर्न के समय। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, सम बिजनेसेस। तो ये एप्पल का बेचारा का नुकसान हो गया डाउन टर्न में, कोई खरीद नहीं रहा, इतना महंगा कौन खरीदेगा यार, पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। बट इस कंपनी का चांदी हो गया, बिजनेस ऐसा स्लो डाउन हो रहा है कि लोग कल तक इसको पूछ नहीं रहे थे, बट इसको पूछ रहे हैं। क्लियर?
सो सम बिजनेसेस एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम एन इकोनॉमिक डाउन टर्न, ठीक है। दिस हैपेंस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर परसीव्ड बाय कस्टमर्स एज रिप्रेजेंटिंग गुड वैल्यू फॉर मनी। बोल रहे हैं ना, अरे यार ये 25,000 में उतना ही तो दे रहा है जितना एप्पल दे रहा है, फायदा क्या एप्पल का लेने का 50,000 का। और अ चीपर ऑल्टरनेटिव कंपेयर टू मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। यार एक्सपेंसिव है यार एप्पल, जो मजा इसमें ले ले यार, अभी पॉकेट नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसका मतलब ये है कि आपको अगर ये चीज नहीं बताऊंगा मैं कि डाउन टर्न में भी कुछ बिजनेस को फायदा हो जाता है। अब आप बोलेगे नहीं ये तो ट्रू एंड फॉल्स, ये तो फॉल्स है। डाउन टर्न में कैसे बिजनेस को फायदा हो सकता है, तो बट हो गया ना फायदा। इसीलिए दोस्त यही चीज डिटेल्ड में यार जब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ही सामने आएगा, वरना देखेंगे सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, फिर भी एग्जामिनेशन में गलत कर दिया मैंने। समझो जितना हमने समझा था, ये तो गूगली है ना भाई मेरे, क्रिकेट में गूगली समझते हो, लगता है कि ये ऑफ स्पिन है, हो जाता है लेग स्पिन, ठीक है जी। Overcoming the effects of economic downturns and recession is one of the major challenges of sustaining a business in a long term. जब एकदम माहौल एकदम डाउन है, गिरते गिरते डाउन है, अब यहाँ इस समय ना संभालना अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन बिजनेस ऊपर होगा ना भाई, उस दिन तो मज़ा ही अलग है। ये सिचुएशन के अपने आप को संभाल लो बस। गिर रहा गिर रहा गिर रहा, और ख़राब और ख़राब और ख़राब, बहुत डिप्रेशन हो जाता है। The phase of business cycle is important for a new business to decide on entry into the market. एंट्री कब करना चाहिए अपने को, देखो ये एकदम गिर रहा है, अब उठने वाला मार्केट, इस पॉइंट में अगर करेंगे तो प्राइस सबसे बेनिफिट मिल रहा है ना। इस पॉइंट में करें या इस पॉइंट में करें, ऑफ कोर्स इस पॉइंट में करो, जब यू टर्न हो गया टर्निंग पॉइंट में एंट्री करो, ठीक है। द स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। Surviving the sluggish business cycle requires business to plan and set policies with respect to product prices and promotion. In general, economic forecasts are not perfectly reliable. मैं बताया ना perfectly reliable. सोलर एक्लिप्स का फोरकास्ट एकदम रिलायबल है, बट बिजनेस का कब बिजनेस साइकिल बढ़ेगा घटेगा, इट्स नॉट रिलायबल। नीदर ऑफ कोर्स आर द हंचेस एंड इंट्यूशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो अपने को डर होता है या इंट्यूशन होता है यार बिजनेस बूम करेगा ही करेगा। अब कौन बोला भाई, कौन बोला? अरे नहीं, ग्रेट इकोनॉमिस्ट ने कहा। अरे भैया ग्रेट इकोनॉमिस्ट लोग का ना कभी कभी ना गलत हो जाता भाई। और यार छोड़ इकोनॉमिस्ट की ऐसी की तैसी, भाई अपना दिल बोलता है, अपना दिल, अपन का दिल आज तक कभी रॉन्ग नहीं हुआ, अपन का दिल एकदम राइट है, राइट। तो भैया ले राइट बोल के कर ले, लगा दे बाप का 5 करोड़ रुपया, और बाद में रो अरे यार अपना दिल कैसे अपने को रॉन्ग कह दिया यार। तो ठीक है, तो कोई चीज़ का परफेक्ट गारंटी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमी इज इन, ये समझने का चेष्टा करना। अगर ये ऊपर में है नीचे आएगा क्या है, ये तो अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं समझ पाए तो तू क्या समझेगा भाई, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमी इज एंड व्हाट इम्प्लीकेशन, मतलब आज का सिचुएशन क्या है और इस सिचुएशन का क्या इफेक्ट है, इम्प्लीकेशन। करंट इकोनॉमिक, आज का सिचुएशन, करंट इकोनॉमिक कंडीशन हैव, आज का इक्वेशन ये है, आज का सिचुएशन ये है कि भाई डाउन टर्न में है, दाम और गिरने वाला है। जैसे मैंने हाउस का एग्जांपल बताया था, आज का सिचुएशन ये बूम में है तो दाम और बढ़ने वाला है, इम्प्लीकेशन ऑन कंडीशंस हैव। फॉर द करंट एंड फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटी हेल्प्स बिजनेसेस टू बेटर एंटिसिपेट द मार्केट एंड टू रिस्पॉन्ड विद ग्रेटर अलर्टनेस। अपने को पता है दाम बढ़ने वाला है तो भैया तुरंत खरीदना। अब जैसे मैंने अपने पापा को कहा, पापा पापा दाम और बढ़ने वाला, अभी खरीद लोगे तो फायदा है। तो पापा ने कहा बेटा देखो, अपना अगर समझ लो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है, तो 1 महीना बाद अगर अपने इंटरेस्ट जोड़ें 1 लाख का, या 6 महीना बाद या 1 साल बाद यही प्रॉपर्टी बेटा अगर अपने को 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख में मिले, तब तो अपना इंटरेस्ट का बेटा 2 लाख का फायदा हुआ ना। मैं बोला नहीं पिताजी, मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ये 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ का हो जाना है, तो आपका 1% का ब्याज जो आप जोड़ते हो तो 12 लाख होता है, बट अपने को फिर भी 1.5 करोड़ होता है। तो 1.50 माइनस 1.12, पापा इंटरेस्ट काट के ब्याज काट के
ब्याज काट के, वो एक शक्ति कपूर का ना डायलॉग, ब्याज काट के। तो 1.50 माइनस 1.12, ओ जी पापा जी 38 लैक्स का फिर भी फायदा है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ता है। चलिए, however, taken all together and applied carefully, economic forecast can help business firm to prepare for changes in the direction of the economy either prior to or soon after the changes occur. तो चलिए दोस्त, आई नो दिस वाज अ वेरी टैक्सिंग टॉपिक। बिजनेस साइकिल बहुत डिटेल में हम गए हैं। आई होप कि ये आपको मज़ा आया, समझ में भी आया। कुछ भी क्वेश्चंस अगर है तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए, 9830175050। और ये सब चैप्टर्स के एमसीक्यू वगैरह भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। और बट आप एलएमएस में करिए, ठीक है। और इस पर कोई भी रिविजनरी टेस्ट पेपर करेंगे हम, और मई 2018 का पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को तो पहले बनाइए, वो स्टेज 2 का बात है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप एंजॉइंग, टेक केयर, आई लव यू ऑल, थैंक यू।